वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में। और हम अपने इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स का एक मॉड्यूल कंप्लीट चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पाइथन। ठीक है। पाइथन के बारे में जैसे मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया भी है कि पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरह के कामों में करते हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि अगर मान लो मुझे कोई एक्सप्लॉइट बनाना है, पेलोड्स बनाने हैं, तो ऐसी कई तरह की चीजें हैं जो मेरे मतलब की हैं, जो मैं पाइथन के द्वारा तैयार कर सकता हूँ। या अगर मुझे कोई कोड बना बनाया मिल गया है पाइथन में, तो मैं उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन ये तभी कर पाऊंगा जब मुझे उस लैंग्वेज की अक्ल होगी, मुझे पता होगा उस लैंग्वेज में काम कैसे करना है। अगर मान लो मुझे उस लैंग्वेज में काम कैसे करना है ये पता ही नहीं है, तो फिर तो भाई मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो गया कि क्या लिखा है समझ नहीं सकते भाई। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें कोई नोटिस रीड करना है। अब वो नोटिस इंग्लिश में लिखा हुआ है, तुम रीड कर लोगे आराम से, हिंदी में लिखा होगा हिंदी में भी रीड कर लोगे। अब तुम्हें वो नोटिस दे दिया, सपोज मान लो हमने फ्रेंच लैंग्वेज में। अब भैया फ्रेंच लैंग्वेज तो आ नहीं रही ना भैया, अब उसमें कैसे समझाओगे, कैसे उसको बोलोगे? ठीक है। या सपोज मान लो तुम्हें जो पूरा लिख के दे दिया वो लिख के तमिल लैंग्वेज में लिख दिया। अब तमिल लैंग्वेज तो आती नहीं भाई, तो उसमें फिर लिखा हुआ चीज हम कैसे पढ़ पाएंगे? हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे यार। ठीक है। तो उसी तरह से कि मैं अगर मेरे पास वो नोट जो बेसिकली डॉक्यूमेंट है, अगर वो तमिल लैंग्वेज में लिखा है और मुझे दिया गया है कि भाई साहब इस डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ के ठीक ठाक कर दो, तो भाई साहब अगर मुझे तमिल लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो मैं पढ़ूंगा क्या, मॉडिफाई क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार से आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अपना हाथ स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग लेके चल रहे हैं, वो अपनी पाइथन लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोग पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि पाइथन जो है, इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक बंदा है जिसका नाम है ग्यूडो वैन रॉसम। ठीक है, ग्यूडो वैन रॉसम नाम का एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ मिलकर ये पाइथन नाम की लैंग्वेज बनाई थी। ठीक है। अच्छा। इस लैंग्वेज को बनाने के बाद अब हम इसके बाद पढ़ रहे थे इस लैंग्वेज के जुड़े हुए कुछ फीचर्स को। ठीक है। अब अब जो फीचर्स हम इस लैंग्वेज के पढ़ रहे थे, वो क्या क्या फीचर्स हम लोगों ने इस लैंग्वेज के पढ़े। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक इसका फीचर पढ़ा था, जो मैं यहाँ पे साथ एक काम करता हूँ, फीचर्स भी साथ साथ में लिखता रहता हूँ। ठीक है, ताकि पता लगे भी हाँ भाई फीचर्स क्या क्या है। ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है जी। तो अब हम जो है एक पिछली बार जो फीचर्स को मैंने डिस्कस किया था, मैं अब उनको वापस नहीं, बस एक पॉइंट में लिख रहा हूँ उन सारे पॉइंट्स को, ताकि रहे कि हाँ भाई जो फीचर्स जो है हमारे पाइथन के, ये सारे एक साथ एक जगह पे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई। तो चलिए देखें यहाँ पे अब। तो फीचर्स ऑफ पाइथन। तो पाइथन लैंग्वेज के फीचर्स हम लोग पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे, और उसमें फर्स्ट जो आया है, पहला था हमारा पाइथन का, हम लोगों ने जो फीचर्स पढ़े, तो हमने बोला था इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ठीक है, ये मैंने बोला था भाई आसान है समझना और लर्न करना, मतलब सीखना इसको आसान है। वो क्यों आसान है वो हमने पिछली बार मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया भी था। अच्छा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि भाई मैंने बताया था कि यार ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। ठीक है, ये पाइथन जो है हमारी क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इट मींस मैंने आपको बताया था कि पाइथन जो है हमारे अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती है, विंडोज हो, लाइनेक्स हो, मैक हो, कोई सा भी हो। ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते थे, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। अच्छा, इसी कारण से क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज।
ठीक है कि भैया ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है, या इसको एक और नाम से भी बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि यार पाइथन जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अब देखो यहाँ पे फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो यार। भाई पाइथन जो है वो आपको अगर पाइथन का लेटेस्ट एडिशन अगर चाहिए तो लेटेस्ट एडिशन प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन जो है इसका इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। जो लेटेस्ट एडिशन है वो इसका इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। आप www.python.org पे जाइए, यहाँ पे इसमें जाइए आप, और यहाँ पे आपको पाइथन का जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा होगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से निश्चिंत होकर फ्री इसको यूज कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात बोली गई, एक और शब्द आया जिसका नाम है ओपन सोर्स। अब देखो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि भैया जो पाइथन लैंग्वेज है ना, इसकी पाइथन लैंग्वेज की भी कोडिंग इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब यानी कि मैं उस पाइथन की कोडिंग को डाउनलोड करके, और अगर मुझे थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं उन सबको यूज करके अपनी तरफ से भी पाइथन का सॉफ्टवेयर एक बना सकता हूं। ठीक है। अब मार्केट के अंदर ना पाइथन के अलग 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 वेराइटीज चल रही हैं। मार्केट के अंदर पाइथन की अलग अलग वेराइटीज चल रही हैं। ठीक है। आप जाके देखोगे एक स्पाइडर नाम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक एनाकोंडा नाम का सॉफ्टवेयर है, एक थॉनी नाम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो है, ऐसे बड़े सारे हैं जहां पे पाइथन लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो। यानी कि ये अलग अलग कंपनीज ने क्या कर रखा है, उसी पाइथन के सोर्स कोड को उठाया, उसके हिसाब से अपना कुछ इंटरफेस कुछ रीडिजाइन किया, और रीडिजाइन करने के बाद उन्होंने अपने अपने नाम से उसको लॉन्च कर दिया। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि भैया वो उनको भी फ्री में देना पड़ेगा लोगों को। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भैया उन्होंने पाइथन का सोर्स कोड उठा लिया, ठीक है, बना बनाया, और उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके अपने नाम से चला दिया और पैसे ले रहे हैं लोगों से, वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से फ्री लाइसेंस के तौर पे चलेगा, तो इसलिए ओपन सोर्स है ये। अच्छा, उसके अलावा चौथा, अब यहां पे पाइथन के पास आप ये कह लो लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है। ठीक है, पाइथन के पास लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं। ठीक है। अब देखो मैंने अब बोला कि भाई ये जो हमारा पाइथन जो है, ठीक है, इसको पढ़ने का फायदा क्या है भाई साहब। अब देखो अगर हम सोचो थोड़ी बहुत लाइंस की बारे में बात करूं कि आजकल मार्केट के अंदर कौन कौन सी लाइंस हैं, तो मैंने बोला यार गेम डेवलपमेंट है। ठीक है, गेम डेवलपमेंट एक अच्छी लाइन है। अच्छा जी, उसके बाद हमें पता लगा यार एक वेब डेवलपमेंट भी होता है भाई, वेबसाइट्स को डेवलप करना, उनको पूरा सारा कोड वोड तैयार करना, तो एक वेब डेवलपमेंट भी है। अच्छा, उसके अलावा मैंने बोला यार एक मैंने सुना है डेटा साइंस भी चल रहा है। ठीक है। अच्छा, और एक हमारा जो है ही बेचारा साइबर सिक्योरिटी प्यारा सा, तो साइबर सिक्योरिटी भी मार्केट के अंदर फील्ड है। अच्छा, उसके अलावा जैसे डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और भी देयर आर वेरियस मैनी फील्ड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे AI ML मशीन लर्निंग ये सब हो गया, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा, अब ये जो पाइथन है देखो इसकी खास बात क्या है कि भाई गेम डेवलपमेंट है, उसमें भी पाइथन आप यूज कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट है, पाइथन ने वेब डेवलपमेंट की कोडिंग करने के लिए भी आपको फैसिलिटी दे रखी है। अगर आप डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप डेटा साइंस में भी पाइथन को यूज कर सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी में भी पाइथन को यूज कर सकते हैं। और भी बड़ी सारी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखो चक्कर क्या है कि पाइथन की ना एक बहुत लार्ज कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अब उनका मकसद है कि पाइथन को और ज्यादा फेमस करो। तो भाई साहब उन्होंने क्या कर रखा है कि हर फील्ड से रिलेटेड पाइथन की लाइब्रेरी बना रखी है। जैसे गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड एक लाइब्रेरीज है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक लाइब्रेरी है,
ठीक है, ऐसे अलग अलग लाइब्रेरीज का मतलब क्या है कि उन लाइब्रेरीज के अंदर इन्होंने क्या कर रखे हैं, बहुत सारे पाइथन के प्रोग्राम पहले से ही बना के रखे हुए हैं। पाइथन के प्रोग्राम पहले से ही बना के क्या करे हैं, रखे हुए हैं पहले से ही ऑलरेडी। अब जैसे आप लोगों में से कई लोग MS ऑफिस यूज करते हैं, उसमें आप लोग करते हैं ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब चीजें यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप सब लोग वर्ड यूज करते हैं तो उसमें आप कट का, कॉपी का, पेस्ट, अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास वर्ड में, एक्सेल में। तो भैया यह सारे ऑप्शंस क्या हैं, एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर ये सारे ऑप्शंस पहले से बने बनाए पड़े हुए हैं। बस अब आपको क्या करना है, उन ऑप्शंस को यूज करना है। ठीक है, अब जैसे एक्सेल के अंदर क्या होता है, बड़ी डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स बनाने की फैसिलिटी ऑलरेडी पहले से दे रखी है, उनके बड़े सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे अगर हम एक्सेल की बात करें तो उसमें गोल सीक है, ठीक है, सिनेरियो है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो रिपोर्ट जनरेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑप्शंस क्या है, पाइथन के अंदर, पाइथन कह रहा हूं सॉरी, एक्सेल के अंदर पहले से बने बनाए पड़े हुए हैं ना। तो जो भी बंदा एक्सेल सीखता है वो क्या करता है, बस उन ऑप्शंस को कैसे यूज करना है वो जानता है। ठीक है, वो सीखता है वो कि इस ऑप्शन को मैं कैसे अपनी रिपोर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करूं। लेकिन ये ऑप्शन बैक साइड में कैसे काम कर रहा है, किस तरह से ये वर्क कर रहा है, यार उससे क्या लेने देना उसको। उसको तो सिर्फ ऑप्शन मिल गया ना। जैसे अब सिंपल सी बात है यार, आप बाइक खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आपने सपोज मान लो कार खरीदी, तो बस आपको क्या आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कार को चलाते कैसे हैं। अब वो उसके अंदर क्या मैकेनिज्म है उससे क्या लेने देना भाई। आपने कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग थोड़ी ना कर रखी कि आपको हर एक पार्ट पार्ट के बारे में पता होगा। आपको बस ये पता है कि गाड़ी चलानी कैसे, वो बताया मैं, बस खत्म बात। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है कि पाइथन वालों ने क्या कर रखा है, अलग अलग क्षेत्र में अपनी पाइथन से रिलेटेड लाइब्रेरीज बना रखी है, यानी कि बहुत सारे प्री डिफाइंड पहले से प्रोग्राम फाइल्स बना के रखी हुई हैं। ठीक है, तो अब कोई बंदा अगर गेम डेवलपमेंट में जाता है और वो पाइथन का इस्तेमाल करता है तो उसको बड़ी सारी चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी, उनको डायरेक्टली वो अपनी गेम डेवलपमेंट के कोडिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे हम साइबर सिक्योरिटी करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी उन्होंने बड़ी सारी चीजें पहले से बना के रखी हुई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें उन चीजों को बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसकी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके उसके अंदर जो बनी बनाई चीजें पड़ी हुई हैं उनको इस्तेमाल करो और काम करो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास, चलिए, ठीक है जी, तो हमें पता लग गया कि पाइथन के अंदर लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है कि भाई इसकी कम्युनिटी ने अलग 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 फील्ड से रिलेटेड पाइथन की लाइब्रेरीज बना बना के डाली हुई है, उसके अंदर अलग अलग तरह की चीजें, ऑप्शंस बना बना के उन्होंने पहले से डाल रखे हैं। अब उसका फायदा क्या है कि बंदा कहता है कि भाई अगर मैं पाइथन को वेब डेवलपमेंट में यूज करना चाहूं तो मैं उस फील्ड में भी यूज कर सकता हूं। अगर मान लो मैं डेटा साइंस पढ़ रहा हूं तो भाई पाइथन डेटा साइंस वाले को भी यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो पाइथन लैंग्वेज जो है अलग अलग फील्ड्स के अंदर क्यों इस्तेमाल हो पा रही है, क्योंकि भैया पाइथन की जो कम्युनिटी है, पाइथन को बनाने वाले जो लोग हैं, उसकी कम्युनिटी के लोग हैं, वो पाइथन को और ज्यादा फ्लरिश करने के लिए क्या कर रहे हैं, अलग 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 फील्ड से रिलेटेड पाइथन की लाइब्रेरीज क्रिएट करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद एक पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है जिसको हम कहते हैं कि पाइथन पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब हमने कहा भाई ये, अब ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, अब ये क्या कहानी हो गई भाई साहब, ये क्या चीज है। ठीक है, तो जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, एक मैं चीज के बारे में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको हम कहते हैं, एक मिनट, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नाउ व्हाट इज दिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर? होता क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर? अच्छा, आप एक बात समझो यहां पे, हम अपने इस कंप्यूटर नाम की मशीन जो है हमारी, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है। हम कहते हैं कि भाई हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज जैसे हम लोगों ने सुना भी होगा, मशीन लैंग्वेज मतलब हम कहते हैं जी कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज मतलब जिसको हमने 0 और 1 में क्लासिफाई किया हुआ कि बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 है। तो हमने बोला कि जी हमारा कंप्यूटर जो है वो क्या समझता है, वो 0 और 1 की भाषा, या ये कह लो हमारा कंप्यूटर एक भाषा समझता है जिसका नाम क्या है, बाइनरी लैंग्वेज। अच्छा, अब मैंने कहा भाई मैं जब भी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देता हूं तो मैं तो बाइनरी लैंग्वेज में नहीं देता। ठीक है, मैं तो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर नहीं देता हूं यार। अच्छा, अब होता क्या है, देखो हमें कंप्यूटर में, हम जानते हैं हमें कंप्यूटर में अगर कुछ भी काम करवाना है, कुछ भी वर्क करवाना है कंप्यूटर में, आप करवा सकते हो कंप्यूटर में वो वर्क, बशर्त उस काम को करवाने का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। अब जैसे मैं क्या चाहता हूं, जैसे सपोज मान लो मैं अपने कंप्यूटर में कोई फोटो एडिटिंग का काम करना चाहता हूं, तो कर लो भाई, किसने मना किया है, बट उसके लिए तुम्हारे कंप्यूटर में फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होगा तो ही भाई साहब तुम जो है फोटो एडिटिंग का काम कर पाओगे। अगर सपोज मान लो तुम कंप्यूटर में क्या करना चाहते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ये काम तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे कंप्यूटर में MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर होगा। यानी कि एक बात हमारे माइंड में क्लियर हो गई कि भैया कोई भी चीज हम कंप्यूटर में करना चाहें कर सकते हैं, कोई भी वर्क कंप्यूटर में करना चाहें कर सकते हैं, बशर्त उस वर्क को करने का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर होगा तो कंप्यूटर में वो काम हो जाएगा भाई। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं, देखो सिंपल भाषा में, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कि बहुत सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हमने नाम दे दिया है सॉफ्टवेयर। अब जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल समझाता हूं यार, हम लोग अपने कंप्यूटर में एक डिवाइस है जिसका नाम है माउस, उसको यूज करते हैं ना हम लोग, सारे लोग यूज करते हैं। अच्छा यार, अब मैंने बोला कि कंप्यूटर में कोई भी वर्क करना है, अब ये वर्क मान लो कोई एप्लीकेशन चलाना है, या ये वर्क कोई डिवाइस चलाना है। ठीक है, आप कोई एप्लीकेशन चलाना चाहते हो या कोई डिवाइस चलाना चाहते हो, तो भाई आपने एप्लीकेशन चलाना है तो आपको, आपके पास उस एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आपने कोई डिवाइस चलाना है तो उस डिवाइस का भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए। अब हमने कहा कि हमारे कंप्यूटर में एक माउस नामक डिवाइस चलता है। ठीक है, हम लोग सब यूज करते हैं ना माउस नामक डिवाइस को। तो अभी जैसे मैंने कहा कि हर चीज का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होगा तभी चलेगा, इट मींस अगर हमारे कंप्यूटर में माउस नामक डिवाइस चल रहा है तो इसका मतलब माउस का सॉफ्टवेयर भी हमारे कंप्यूटर में होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला सॉफ्टवेयर के बारे में, मैंने बोला इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, तो क्या मतलब होगा, अब देखो यहां पे हमारे कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बना होगा। ठीक है, प्रोग्राम होगा। अच्छा, ये प्रोग्राम क्या होता है, अगर जैसे हम प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम और कुछ नहीं, प्रोग्राम का मतलब होता है किसी भी काम करने की जो इंस्ट्रक्शंस है, तो मैं इसको कह सकता हूं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। तो अब जैसे सपोज मान लो माउस का सॉफ्टवेयर, अब जैसे मान लो माउस के प्राइमरी बटन, जैसे माउस में दो बटन होते हैं लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट वाले को हम लोग प्राइमरी बटन कहते हैं। तो माउस के प्राइमरी बटन से रिलेटेड कैसे कैसे काम होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखी है। तो जैसे आप समझ लो, जैसे माउस का प्राइमरी बटन होता है, जो हम लेफ्ट वाला बटन दबाते हैं बाय डिफॉल्ट वो प्राइमरी होता है, लेकिन हाँ हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे अभी हम लोग तो सारे राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए जो प्राइमरी बटन दे रखा है वो लेफ्ट वाला दे रखा है। ठीक है, लेकिन
जो लेफ्ट हैंड ही होते हैं उनके लिए वो प्राइमरी बटन अगर आप चेंज करना चाहो, लेफ्ट की जगह राइट को बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे हम ये जान रहे हैं चाहे प्राइमरी बटन लेफ्ट बने या राइट बने, बट जो भी प्राइमरी बटन बनेगा वो प्राइमरी बटन क्या क्या काम कर पाएगा, उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, वो सारी की सारी कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? एक प्रोग्राम नंबर 1 कह लीजिए जिसमें माउस के प्राइमरी बटन से रिलेटेड सारी कोडिंग डली हुई है। ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर में एक और प्रोग्राम भी है, इसको मान लो प्रोग्राम नंबर 2 कह लो। अब इस प्रोग्राम नंबर 2 में क्या है? माउस के सेकेंडरी बटन से रिलेटेड, जैसे हम राइट क्लिक करते हैं ना, तो सेकेंडरी बटन से रिलेटेड जितना भी काम है उस सब की कोडिंग लिखी हुई है यहाँ पे कि कैसे कैसे काम होगा, वो सारी कोडिंग यहाँ पे दे रखी है। अच्छा, उसके अलावा और भी मान लो इसके अंदर एक प्रोग्राम और डला हुआ है, मान लो प्रोग्राम नंबर 3। अब हमें पता है कि जब हम कंप्यूटर में माउस को यूज करते हैं तो एक माउस का पॉइंटर भी होता है ना, एरो एरो आता बना हुआ। जैसे जैसे पॉइंटर को मूव करते रहते हो तो वो जैसे माउस को मूव करते हो पॉइंटर भी मूव करता है ना, तो उस माउस पॉइंटर की मूवमेंट को भी कंट्रोल करने का एक प्रोग्राम इसके अंदर पड़ा होगा। ऐसे ही और भी बड़े सारे प्रोग्राम्स होंगे माउस से रिलेटेड। तो भाई ये सारे के सारे प्रोग्राम, जैसे ये प्लस दिस और जो भी माउस से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इन सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हमने क्या नाम दिया है? माउस का सॉफ्टवेयर। तो ये माउस का सॉफ्टवेयर यानी कि ये सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ा होता है। तभी हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इन सारी प्रोग्राम्स को रेफर करके उस पर्टिकुलर डिवाइस को हैंडल करता है। ठीक है, तो यहां हमारे सामने एक बात क्लियर हुई कि भैया कंप्यूटर में अगर तुम कोई भी काम करना चाहते हो करो, चाहे तुम्हें कोई कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलानी है, कोई डिवाइस चलाना है, जो तुम्हारा दिल कर रहा है चलाओ, बट तभी चला पाओगे जब उसका सॉफ्टवेयर तुम्हारे कंप्यूटर में होगा। और सॉफ्टवेयर क्या होता है भैया? सॉफ्टवेयर बड़े सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हमने सॉफ्टवेयर नाम दिया है। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन हम किसी ना किसी लैंग्वेज में, किसी ना किसी भाषा में तो लिखेंगे ना, और वो भाषा जिसमें इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी। तो अभी हमारे माइंड में इतनी बात क्लियर हुई कि हाँ भाई, अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी काम करना है तो हम आराम से उसको काम को कर सकते हैं। चाहे मुझे कोई कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन चलानी है या कंप्यूटर में मुझे कोई डिवाइस चलाना है, तो मैं जो भी काम करना है मैं आराम से कर सकता हूं, पर उसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होगा तभी कर पाऊंगा। अच्छा, हमने कहा कि भाई फिर सॉफ्टवेयर बनता कैसे? भैया ऐसा होता है, बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनके कलेक्शन को हमने नाम दिया है सॉफ्टवेयर। अच्छा, हमने कहा फिर ये प्रोग्राम कैसे बनते हैं? भाई एक कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बंदा सीखता है और उस लैंग्वेज के द्वारा कंप्यूटर को काम करवाने के लिए वो क्या बनाता है? प्रोग्राम बनाता है। ठीक है, तो यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी तो आप उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके क्या लिखेंगे? इंस्ट्रक्शंस। और उन इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन से क्या बनेगा? प्रोग्राम। और प्रोग्राम के कलेक्शन से क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर। और जब सॉफ्टवेयर बनेगा तभी हमारे कंप्यूटर में क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये बात तो समझ ली। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जो कहानी है, अब उसका क्या हुआ? अब देखो यहां पे अभी जैसे मैंने बोला था कि भाई हमारा कंप्यूटर जो है ये बेचारा, ये सिर्फ एक ही भाषा समझता है और वो भाषा है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 या 1 की फॉर्म में होगी। अच्छा, अब मान लो मैं एक कोई प्रोग्रामर हूं। ठीक है, मैं क्या हूं? एक प्रोग्रामर हूं। अब मैं इस कंप्यूटर से काम करवाने के लिए मैंने क्या करा? एक प्रोग्राम अपना डिजाइन किया। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, और मैंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, मान लो मैंने पाइथन ही लैंग्वेज सीख ली और मैंने पाइथन में ये कोडिंग लिख दी है। ठीक है, तो ये सारी कोडिंग मैंने किस में लिखी है? पाइथन की लैंग्वेज में मैंने कोडिंग लिख दी है। अच्छा, अब पता क्या समस्या ये आ रही है? हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हमें पाइथन लैंग्वेज आती थी, हमने पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम बना दिया पूरा, लेकिन हम कहते हैं कि भाई साहब ये प्रोग्राम को चलाएगा कौन? एग्जीक्यूट कौन करेगा? मैंने कहा यार ये बैठा तो है कंप्यूटर, ये करेगा एग्जीक्यूट मेरे बनाए हुए प्रोग्राम को। ठीक है, मेरे बनाए हुए प्रोग्राम को जो मैंने पाइथन भाषा में बनाया है, मेरे इस प्रोग्राम को कौन एग्जीक्यूट करेगा? भाई ये कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हमने कहा यार ये कंप्यूटर तो सिर्फ भाई एक ही भाषा समझता है जिसका नाम क्या है? बाइनरी लैंग्वेज।
ये बाइनरी लैंग्वेज के अलावा तो कुछ समझता ही नहीं है। तो भाई साहब आपने पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम बना लिया, बना लो, खुश हो जाओ, लेकिन जब उसको प्रोसेस करवाओगे, जब उसको चलवाओगे तो चलेगा कैसे? हैंड चलाना तो कंप्यूटर ने है, पर कंप्यूटर तो बाइनरी भाषा समझता है, उसके अलावा तो और कोई भाषा समझता ही नहीं। बट आपका बनाया हुआ प्रोग्राम तो पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अब यहां पे एक चीज की हमें जरूरत है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेटर। तो भैया अब हमें यहां पे एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। अब ये ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसलेटर मेरे पाइथन लैंग्वेज के कोड को पढ़ेगा और उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद आंसर देगा तो ये ट्रांसलेटर उस आंसर को, जो कि कंप्यूटर ऑब्वियसली बाइनरी लैंग्वेज में देगा जैसे यहां पे, तो उसको पाइथन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मुझे दे देगा। तो एक तरह से कुछ ये इस तरह से काम हो रहा है कि भैया हमने पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया, ट्रांसलेटर को दिया, उसने इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और प्रोसेस किया, और जब आंसर भी आया तो भाई साहब आंसर बाइनरी भाषा में आया। अब यही ट्रांसलेटर हमारा उस रिजल्ट को पाइथन की भाषा में कन्वर्ट करके हमें दिखा देगा। तो ये रोल होता है हमारे ट्रांसलेटर का, ठीक है, क्योंकि चीज हमें रन कहां करनी है, हमें तो कंप्यूटर में करनी है, पर कंप्यूटर जो है बेचारा ढीठ, वो बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कुछ जानता ही नहीं है। तो भैया लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत है ही, उसके बिना काम ही नहीं होगा। अब हमारे पास दो तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसका नाम है कंपाइलर, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसका नाम है इंटरप्रेटर, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, इन दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अपने अलग अलग काम है। अब जैसे मान लो मेरे पास सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। अब ये भाई ये लैंग्वेज जो है ये कंपाइलर का इस्तेमाल करती है, ठीक है, यानी कि कंपाइलर नाम के लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, जैसे जावा है। तो जावा जो है ये कंपाइलर नाम के लैंग्वेज ट्रांसलेटर को भी यूज करती है, प्लस इंटरप्रेटर नाम के लैंग्वेज ट्रांसलेटर को भी यूज करती है। अच्छा जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं पाइथन, तो अब हमारी पाइथन जो है वो कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करती है? वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करती है इंटरप्रेटर, ठीक है। तो पाइथन लैंग्वेज को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाइथन लैंग्वेज जो है वो कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल करती है? वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल करती है, दैट इज इंटरप्रेटर। अब दिमाग में आ रही बात कि भाई ठीक है, पर ये इंटरप्रेटर में अंतर क्या, मतलब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर क्या है? अब ध्यान से सुन लो यार, ये मान लो मेरा ये प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। अब अगर मान लो मेरे पास यहां पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम पे कौन पड़ा हुआ है? कंपाइलर। तो ये कंपाइलर क्या करेगा, मेरे इस प्रोग्राम को एक या दो बार गो थ्रू करेगा, और अगर मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, मतलब कोडिंग वाइज बिल्कुल ठीक ठाक लिखा, कहीं कोई एरर नहीं है, तो मेरा प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी फाइल में, ठीक है। अब बाइनरी फाइल में कन्वर्ट कर देगा, सो दैट अब जब बाइनरी फाइल में कर देगा तो अब कंप्यूटर इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है आराम से, ठीक है। तो अब कंपाइलर जो है वो मेरे प्रोग्राम को एक या दो बार गो थ्रू करेगा और उसके बाद उस प्रोग्राम को सीधा उठा के बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक अलग फाइल बना देगा, बाइनरी फाइल बना देगा मेरी। अब लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है ये क्या करता है, जैसे प्रोग्राम है, अगर यहां पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम पे कौन डला हुआ है? इंटरप्रेटर डला हुआ है। तो ये क्या करता है भाई, इंटरप्रेटर पहले सिंगल लाइन रीड करेगा, फिर उसको सिंगल लाइन को पहले चेक करेगा। पहले एक मैं इसको ऐसे लिखता हूं ये जो हमारा ये इंटरप्रेटर, देखो ये क्या क्या काम करेगा, देखो ध्यान से। पहले ये प्रोग्राम की एक सिंगल लाइन रीड करेगा, फिर उस सिंगल लाइन को चेक करेगा कि भैया बंदे ने सिंगल लाइन सही लिखी है कि नहीं लिखी, यानी जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लाइन लिख रहा है उसके मुताबिक उसने उस लाइन को लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। अगर वो लाइन बिल्कुल सही है, सिंटेक्स वाइज बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, फिर इसके बाद क्या करेगा, उस सिंगल लाइन को मशीन कोड में यानी वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा।
और फिर उसको, उस सिंगल लाइन को, जो कि बेसिकली आपकी मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुकी है, सिंगल लाइन जो मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुकी है, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यानी कि इंटरप्रेटर एक तरह से किस स्ट्रेटेजी से काम करता है, लाइन बाय लाइन स्ट्रेटेजी से काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो कंपाइलर है वो आपके प्रोग्राम को एक या दो बार पूरा चेक करेगा, और अगर उस तुम्हारा प्रोग्राम बिल्कुल सही सही लगा उसे, तो वो मतलब कोई एरर वेरर अगर तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं दिखी उसे, तो तुम्हारे प्रोग्राम को सारी लाइनों को वो कन्वर्ट करके एक नई फाइल बना देगा, जिस फाइल में बाइनरी फॉर्म में सारा कोड ट्रांसलेट होके आ जाएगा, और फिर कंप्यूटर उस फाइल को रेफर करेगा और काम परफॉर्म करेगा। इंटरप्रेटर थोड़ा उसके अलग तरह से काम करता है। इंटरप्रेटर की स्ट्रेटजी क्या है कि वो लाइन बाय लाइन पे काम करता है। तो पहले वो क्या करेगा, पहले एक लाइन पढ़ेगा, उसको चेक करेगा सही है कि नहीं है, अगर सिंटेक्स वाइज बिल्कुल सही है तो फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करवा देगा। फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा, उसको चेक करेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट। तो ऐसे वो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, तो जो हमारा पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो इंटरप्रेटर को यूज करता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन काम करता है और कंपाइलर एक ही बार में सारा कर देता है। ठीक है, तो अब ये हमने यहाँ पे कुछ क्या देख लिया, यहाँ पे इसके फीचर्स समझ लिए हम लोगों ने कि भैया इजी टू अंडरस्टैंड है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, और पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है जी, चलिए अब जरा ये जानते हैं कि यार पाइथन को अगर मुझे डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे भाई। तो यार उसके लिए कुछ नहीं, आप वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आ गए, ब्राउजर पे आ गए अपने, और भाई इस ब्राउजर पे आके मैं खोल देता हूं python.org, एंटर मारा, तो ये देखो ये पाइथन की वेबसाइट मेरे सामने खुल गई। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाओ डाउनलोड्स में। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑल रिलीजेस, यानी कि पाइथन के जो जितने भी रिलीजेस हैं अगर वो सब देखने हैं तो देख लो। ठीक है, ये रहा सोर्स कोड जिसकी बात कर रहे थे। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ लिखा है विंडोज, अगर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पाइथन चाहिए तो ये यहाँ इस ऑप्शन पे जाएगा, मैक के लिए चाहिए तो यहाँ पे, एंड्रॉइड के लिए, अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए चाहिए तो यहाँ पे। फिलहाल मुझे विंडो के लिए चाहिए था, मैं विंडो पे गया, तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा भी हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, तो कहता पाइथन इंस्टॉल मैनेजर चाहिए और गेट द स्टैंडअलोन इंस्टॉलर फॉर पाइथन 3.1 3.14.3। तो यहाँ पे तुम्हें जो है पाइथन का लेटेस्ट जो भी वर्जन चल रहा होगा वो दे रखा, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको क्लिक कर लो। ठीक है, वो देखो ऊपर ये डाउनलोड होने लग गया मेरा। ठीक है, अब इसको खोलते हैं, तो ये मेरे पास पाइथन का जो है सॉफ्टवेयर आ गया मेरे पास। अब मान लो मुझे इसे इंस्टॉल करना है, तो मैंने क्या करा भाई, यहां पे डबल क्लिक करता हूं। अब ये विंडो खुल जाएगी तुम्हारे सामने। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ अपग्रेड नाउ, जैसे होता क्या है कि अगर तुम्हारे पास पाइथन का कोई पुराना वर्जन पड़ा हुआ है और तुम चाहते हो कि अब ये वो बिल्कुल नए वाले के 17 अपडेट हो जाए, तो आप अपडेट नाउ चूज कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे चले जाओ। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे आपने पहला देखना है कि डॉक्यूमेंटेशन पिप, ये पिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना जरूर ये टिक हो रखा हो। ठीक है, बाकी ये सारे देखो 1 2 3 4 5, यानी पहले ऑप्शनल फीचर में सारे फीचर्स मैंने ऑन कर दिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एसोसिएट फाइल्स विद पाइथन, क्रिएट शॉर्टकट, ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, और एक और है प्री कंपाइल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी इंक्लूड कर लो। तो ये जो मैं 3 4 चीजें, 2 4 चीजें यहाँ पे चूज कर ली हैं, एसोसिएट फाइल्स विद पाइथन, क्रिएट शॉर्टकट फॉर, और ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, प्री कंपाइल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। बस ये चूज करके इंस्टॉल बटन दबा दो यार, तो अब तुम्हारा ये जो सेटअप है वो इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, 2 मिनट जरा देख लेते हैं भाई इसको।
एक मिनट बस, जरा थोड़ा टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। जरा हो जाए तो फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्या है इसके अंदर। हम्म। अब इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब ये पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया। अब अपना यहाँ पे आते हैं। आ गया आईडी। देखो, आपने अगर सर्च करना हो ना, आप यहाँ पे आईडीएलई लिखना, आईडीएलई। आईडीएलई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जैसे आप आईडीएलई करोगे तो ये आपका आ जाएगा। इसको आप क्लिक करें, ओपन करें, तो ये आपके सामने पाइथन की स्क्रीन आ गई। अच्छा, अब पाइथन में जो काम करने के ना हमारे पास दो मोड्स होते हैं। ठीक है, हम पाइथन में दो मोड्स में काम करते हैं। देखो, पाइथन के अंदर आप दो मोड्स में काम करेंगे। एक होता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव मोड, और दूसरा दूसरा होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, ये दो मोड्स होते हैं पाइथन में जिसमें हम लोग काम करते हैं। अब एक हो गया हमारे पास जिसको हमने क्या नाम दिया, इंटरैक्टिव मोड, और दूसरा हो गया हमारे पास, दैट इज स्क्रिप्ट मोड। अब देखो यार, ये जो इंटरैक्टिव मोड होता है इसमें क्या होता है, इस इंटरैक्टिव मोड के अंदर आप अपना किसी भी सिंगल स्टेटमेंट को, ठीक है, किसी भी आप क्या कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट को आप चला के देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे सिंगल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, इंटरप्रेटर में।
तो जो इंटरप्रेटर है उस इंटरप्रेटर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सिंगल स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो एक तरह से ये वाला जो मोड है हमारे पास, इंटरेक्टिव मोड है, ये किस काम के लिए होता है? ये होता है कि अगर आपका एक कोई ऐसा काम है जो एक सिंगल लाइन में ही चल पा रहा है, यानी सिंगल लाइन ऑफ कोड को चला के टेस्ट करना है अगर मैंने, तो उसके लिए मेरे पास ये इंटरेक्टिव मोड है, इसको मैं यूज कर लूं यहां पे। अच्छा लेकिन अगर दूसरा यहां पे आता है स्क्रिप्ट मोड। अब यार ये स्क्रिप्ट मोड जो दे रखा है, इस स्क्रिप्ट मोड में क्या है? अब ये जो स्क्रिप्ट मोड है इसमें क्या होता है कि भाई साहब इसमें हमें जो है, अगर मुझे प्रोग्राम बनाना है, क्योंकि ये वाला इंटरेक्टिव मोड तो हो गया सिंगल स्टेटमेंट के लिए, इंटरेक्टिव मोड किस लिए हो गया हमारे पास, वो तो सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए हो गया। लेकिन भाई साहब अगर मुझे प्रोग्राम बनाना है जिसमें यार मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? ठीक है तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि हम ना इसमें स्क्रिप्ट मोड के अंदर क्या करेंगे, एक फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से एक ब्लैंक फाइल ओपन करेंगे। इस ब्लैंक फाइल के अंदर हम लोग पहले कोडिंग करेंगे, और कोडिंग कंप्लीट करने के बाद इस फाइल को सेव करेंगे। और जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो इसका जैसे जो भी नाम आपने रखना है रखिए, लेकिन जैसे सपोज जो भी आपने इस फाइल का जो भी नाम आपने रखना है नाम रखिए, बट एक्सटेंशन डॉट पी वाई इसको दे देंगे। एक्सटेंशन क्या रहेगा? डॉट पी वाई। ठीक है, अच्छा तो यानी कि यहां पे हम फाइल खोलेंगे, उसमें कोडिंग लिखेंगे, उसको सेव कर देंगे। बट याद रखना जो भी आपने फाइल को नाम देना देंगे, बट एक्सटेंशन डॉट पी वाई होना चाहिए। और उसके बाद यहां पे मैं इस पूरी फाइल को एग्जीक्यूट करवा दूंगा। तो एक तरह से फाइल मतलब मैं क्या बना रहा हूं, कंप्यूटर में प्रोग्राम बना रहा हूं। तो देखो सीधी सी बात यहां पे समझ में आ गई कि जब मेरा काम एक सिंगल लाइन से निपट सकता है तो मैं इंटरेक्टिव मोड में काम कर लूं, लेकिन जब मेरा काम सिंगल लाइन से नहीं निपटेगा बल्कि भाई मुझे प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बहुत सारी, तो ऑब्वियस बात है उसके लिए मैं फिर किस मोड में जाऊंगा? स्क्रिप्ट मोड में जाऊंगा। अब जैसे देखो ये मैं अभी जिसमें ये 3 एरो आ रहे हैं, ये मेरा क्या है? ये मेरा इंटरेक्टिव मोड है। अब जैसे याद है मैंने प्रिंट के बारे में बताया था यहाँ पे कि भाई, तो देखो मैंने अगर टेस्ट करना चाहता हूं कि प्रिंट लिखा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो क्या होगा यहाँ पे? अब देखो जैसे मैं एंटर मारूंगा वो इस सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और इसका जो भी आंसर आएगा मुझे नीचे दिखा देगा। देखो दिखा दिया इसने कि भाई इस लाइन का आउटपुट क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जब भी कोई सिंगल लाइन का कोड होगा वो सिंगल लाइन की स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिख के चला सकता हूं। लेकिन अगर मुझे सिंगल लाइन का कोड नहीं लिखना, भाई मेरे पास ऐसा कोड है जिसमें मल्टीपल लाइंस यूज हो रही हैं, तो मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं भैया, यहां फाइल ऑप्शन में जाओ, यहां पे दे रखा है न्यू फाइल, इसको क्लिक करो तो ये तुम्हारे सामने एक ब्लैंक फाइल खुल गई। अब यहां पे तुम अपना पूरा कोड लिख सकते हो, यहां पे तुम क्या कर सकते हो? अपना पूरा कोड लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी सिर्फ प्रिंट प्रिंट को यूज करता हूं, मैंने एक लाइन लिख दी, प्रिंट हेलो फ्रेंड्स। एक और लाइन लिख देता हूं, प्रिंट हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू हो गया। और प्रिंट में अगर मान लो मुझे लिखना है, प्रिंट को हम लिख देंगे वेलकम एवरीवन। ठीक है, तो जैसे मैंने आप देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें अब एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा लाइनें यूज हो रही हैं, तो मैंने क्या करा, पहले फाइल में गया, एक न्यू फाइल को ओपन किया और भाई उस ओपन फाइल में काम किया, और काम करने के बाद क्या करूंगा, ये फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। सेव करेंगे, जैसे सेव करेंगे खुल जाएगा, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा फाइल को। जैसे मान लो मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट, कि पहला प्रोग्राम है तो फर्स्ट दे दिया, एंटर मारा, अब ये प्रोग्राम सेव हो गया। अब उसके बाद इसको रन कैसे करेंगे? यहीं पर ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है रन मॉड्यूल, यहां पे दे रखा है, या तो आप यहां पे आके क्लिक करो, नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से F5 की दबा के भी इसको चला सकते हो। देखो मैंने फिलहाल यहां पे क्लिक करता हूं तो ये देखो ये आ गया मेरे को आउटपुट, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू वेलकम। अच्छा वेलकम लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं। तो जो भी उस फाइल में मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा लिखा, देखो सारे का रिजल्ट मेरे पास आ गया। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपका कोड सिंगल लाइन का है तो भैया आप स्क्रिप्ट मोड में काम करो, सॉरी इंटरेक्टिव मोड में काम करो। लेकिन अगर आपका कोड जो है मल्टीपल लाइंस का है तो फिर आपको स्क्रिप्ट मोड में स्विच करना पड़ेगा काम करने के लिए। ठीक है,
तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा पाइथन के ऊपर। अब जब पाइथन की नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हमारे पास, तो हम एक पाइथन का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टोकन्स। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आई होप जो जो बातें मैंने बताई वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।